स्वागत है। आज आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के बारे में जानेंगे, आधुनिक भारत होता क्या है? आधुनिक भारत देखेंगे, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद डेमो है, उसके बाद और दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर और सिलेबस बता देंगे और इसे पूरा ये एक प्रकार से संक्षेप में और हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो स्टार्ट कहाँ करेंगे? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में देखेंगे कि जैसे आपका हैदराबाद हो गया, हैदराबाद में निज़ाम हो गया, और बंगाल हो गया, बंगाल में मुर्शिद कुली खान हो गया, और उसके बाद मराठा हो गया, रुहेलखंड हो गया। उस प्रकार सभी हम अवध हो गया, सभी देखेंगे। वहाँ पे नवीन स्थापित जो राज्य नए नए नवीन मतलब मुगल जब साम्राज्य जब न्यू उत्तराधिकारी वहाँ पे तो आपस में संघर्ष हुआ एक दूसरे में, तो वहाँ जो मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तब नए राज्यों के स्थापित हुआ। 18वीं शताब्दी नवीन राज्यों का उत्थान। अब देखते हैं दूसरा, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। अब भारत में देखेंगे, जब भारत में अंग्रेज आए तो किस प्रकार आए, क्या सोच के आए। जब वहां से पिछले में थोड़ा जाएंगे, शाहजहांगीर और शाहजहां, तो देखेंगे वहां पे जब आक्रमण यू करने आए थे तो क्या कहते हैं, वहां पे जब आए थे तो मसाला के व्यापार करने के लिए जो शाहजहां थे वो मना कर दिए थे, नहीं करने दिए थे। फिर वो चरण वंदना किए। अगर उसका 1498 में आए थे, आपकी नदियों की सहायता से लेके प्रथम पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा। तो देखते हैं, वास्को डी गामा आया था 1498 में। वहां पे इसलिए नहीं आया था, पहले भी हमारा उनका व्यापार होता था, तो वहां पे तो व्यापार होता रहता था। तो लेकिन उस समय वो नवीन खोज किया कोलंबस, वास्को डी गामा ने। कोलंबस जो है अमेरिका की खोज किया, क्योंकि वो भारत का ही खोज करने आया था कोलंबस। वो यहाँ ने आके चला गया अमेरिका में। तो फिर यूरोपीय जो का व्यापारी आए मसाला की खोज करने। आज भी जानते हैं कि यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा रहती है। अब जियोग्राफी जब पढ़ेंगे ना तो प्रकार देखेंगे, जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है इस लाइन वाले पे हैं, तो ये लिए उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पे जो मतलब जो भी रहते हैं गर्म रहती है। यहाँ पे जैसे आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, गोलार्ध हो गया, इस प्रकार हम देखते हैं। अब देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में भारत में विस्तार। अब कोई भी, अब ये आगमन तो देख लिए, आए व्यापार करने के लिए, विनती किए भारत के साथ। जो उस समय मुगल बादशाह थे, जो अदर जो भी शासक थे, अपना व्यापार किए, बेनिफिट कमाए, क्योंकि मीट उट खाने का शौक था। आप मीट जानते हैं, जब खाएंगे तो थोड़ा मसाला वसाला का यूज करेंगे। अब चलते हैं आगे, फिर विस्तार से पढ़ना है तो फिर क्या मतलब बहुत ज्यादा विस्तार करें। अब चलते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। आप ये चीज जानते हैं, जैसे आप भी कहीं जाएंगे, मान लीजिए जॉब कर रहे हैं कहीं भी, प्राइवेट या गवर्नमेंट। आप जब जॉब करते हैं तो मान लीजिए 10 से 12 आप ड्यूटी करते हैं, पहले जाएंगे एक किराए पे मकान लेंगे। किराए पे मकान लेने के बाद कुछ दिन जब आप रहने लगेंगे तो सोचेंगे कि यार मतलब एक मकान ले लिया जाता तो ज्यादा मजा आ जाता। आप भी सोचिए, आप कहीं भी रहिए, फिर आप सोचते हैं कि आप मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट ही पढ़ ही रहे हैं, तब भी सोचते हैं कि यार मेरा खुद का मकान होता, हम किराए पे उठा देते तो कितना फ्री में पैसे आते रहते। तो जब कहीं कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ सोचेंगे यार हमें किराया भी नहीं पड़ता है, हम एक मकान ले लेते। और जब वहाँ मान लीजिए आप मकान ले लीजिए, मकान लेने के बाद सोचेंगे और विस्तार करने के लिए सोचेंगे, तो ज्यादा हम नहीं करें। तो वही चीज था, अंग्रेज आए, जब वो कुछ दिन उनका आगमन होगा, फिर शासन करने लगे, तो फिर अपना अपना धीरे धीरे विस्तार ऐसे किए। जैसे हैदराबाद निजाम को मराठा से लड़ा दिए, मराठा को आपको अवध से लड़ा दिए, अब बंगाल को अवध से लड़ा दिए। इस प्रकार मतलब आपस में लड़ा के अब आते हैं उनकी नीतियां। ब्रिटिश काल में विभिन्न नीतियां, मतलब अंग्रेज युग नीतियां, वो क्या नीतियां थी, मतलब जैसे जब कहीं आप पढ़े हैं फौजदारों की नीति है, मतलब उनकी जो नीतियां थी, किस प्रकार की नीतियां देखेंगे, कैसे कैसे शासन किए, किस प्रकार हिंदुओं को मुस्लिमों से विभाजित किए, किस प्रकार धर्मों के ऊपर वो लोग आक्षेप किए कि हिंदू धर्म ये नीचे है ऊपर है। उन्हीं की देन देखते आज भारत के दो टुकड़े हो गए, तो भारत एक पाकिस्तान और पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश। तो
उन्हीं की नीतियाँ थी। वो चाहते थे ना आपस में जब हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, अब मजदूरों को लड़ाएंगे, उन्हें बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो जमींदार थे, उन्हें भी किसानों से लड़ाते थे, और जो कंपनी मालिक थे उन्हें मजदूरों से लड़ाते थे। ये चीजें देखेंगे। अब आते हैं आगे 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में आप जानते हैं कि इसकी सफलता भी देखेंगे, असफलता भी देखेंगे, कारण भी देखेंगे, क्यों हुआ, किस लिए, ये सब रीजन देखेंगे। तो 1857 में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हम बातचीत हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है उनकी नीतियां देखेंगे। मतलब जैसे आपकी लक्ष्मीबाई हो गई, यहाँ से और नाना साहब है कानपुर से, या इलाहाबाद से कौन लड़ा, या फिर आपका देख लेंगे हैदराबाद से, मतलब जो भी थे, या फिर आपके बिहार से कुंवर सिंह, मतलब उस प्रकार सभी देखें क्यों विद्रोह होने के कारण होते हैं। आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करिए तब विद्रोह होगा, बहुत ज़्यादा उसे सताइए, इस प्रकार मतलब आप बहुत प्रकार उसमें ये भी देखेंगे सफल असफल। अगर विद्रोह ये स्वतंत्रता प्रथम संग्राम था कि नहीं था, कुछ लोग मानते हैं स्वतंत्रता प्रथम संग्राम था, कुछ लोग कहते नहीं ये विद्रोह था, तो इसका हम लोग देखेंगे। उसके बाद आएंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर चंद्रशेखर हो, या भगत सिंह, जो भी हैं, देखेंगे इसमें कि किस प्रकार धीरे धीरे करके आंदोलन हुए, कौन कौन सा आंदोलन, मजदूर आंदोलन है, किसान आंदोलन है, जमींदारी आंदोलन है, किस प्रकार के कौन कौन। उसमें देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें शिक्षित वर्ग थे जैसे खुदीराम बोस हो गए, अन्य जो भी थे, राजा राम मोहन राय, शिक्षित तो देखेंगे कि आपके पश्चिम शिक्षा को कितना मतलब प्रोत्साहित को चाहते हैं कि पश्चिम की जो मतलब विकसित एरिया जैसे शिक्षा हो गया हम अपना ले, जो हमारे यहाँ सती प्रथा का हो गया, अदर हो गया, उसको हम छोड़ दें, उस प्रकार देखेंगे। उसके आगे विविधता में उसके बाद देखेंगे आपका ये आंदोलन किस प्रकार भारत मतलब जो भी आंदोलन है धीरे धीरे देखते हैं। हम लोग देखेंगे आगे भारत में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आगे भारत का परिचय, जो हम लोग चालू करना परिचय देख लेते हैं। हम लोग चालू करना 18वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से ना इंट्रोडक्शन में देखेंगे 1707 में। 1707 में जब औरंगजेब का देहांत होता है, वहाँ देखेंगे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता है। जब कमजोर पड़ता है मुगल साम्राज्य, वहाँ पे नए नए राज्य की स्थापना होती है। फिर परिचय में देखेंगे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उत्तराधिकारी के लिए एक दूसरे का अपना शासन स्थापित करने के लिए जो औरंगजेब के पुत्र थे आपस में विरोध करने लगे, मतलब वो सोच रहे थे कि हम शासक बने, सोच रहे थे हम शासक बने। तो उस समय जब आपस में संघर्ष हुआ तो नवीन राज्यों का उत्थान होगा। नवीन राज्यों में जैसे आपका हैदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद के निजाम हो गए, इसकी स्थापना निजाम ने की। हैदराबाद के बाद हम देखेंगे बंगाल हो गया। बंगाल में देखेंगे मुर्शिद खान उधर मतलब किस प्रकार शासन किए, आपके मुर्शिद कुलीन खान हो गए, सुजाउद्दौला हो गए, मतलब जो भी शासक थे। फिर हम देखेंगे बंगाल को, उसके बाद हम देखेंगे अवध को, उसके बाद हम देखेंगे मैसूर। मैसूर को जानते हैं, उड़ियार वंश था, उड़ियार वंश के बाद इसमें उड़ियार वंश यहाँ देखेंगे शासक थे हैदर अली। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली उसके बाद टीपू सुल्तान। उसके बाद हम देखते हैं केरल, केरल देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे रुहेलखंड, केरल का देखेंगे रुहेलखंड, रुहेलखंड। तो फिर आ जाती है देखेंगे रुहेलखंड के बाद आपके बाद उसके बाद मराठा। पहले हम हैदराबाद के बारे में जानेंगे। हैदराबाद निजाम हो गया, फिर कैसे शासक किया, कैसे उत्तर मुगल का कमजोर हुआ, किस प्रकार शासन। बंगाल में देखेंगे कौन कौन से शासक थे, किस प्रकार। उसके बाद हम अवध के बारे में जानेंगे। अवध में थोड़ा थोड़ा सा इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेंगे, अवध के बारे में जानेंगे। फिर मैसूर के बारे में हैदर अली हो गया, उनका पुत्र टीपू सुल्तान हो गया।
उसके बारे में जानेंगे। फिर केरल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, केरल क्या था, क्या था, फिर उसका रुहेलखंड जानेंगे, रुहेलखंड के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे पंजाब में उसके बाद हम देखेंगे मराठा। हम लोग क्या मराठा में देखते हैं कौन शिवाजी के बाद कौन-कौन शासक बने, शाहू महाराज जो भी शासक थे, हम लोग फिर मराठा देखेंगे। अभी हम लोग चालू करेंगे हैदराबाद। इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है? इंट्रोडक्शन में देखिए साफ साफ 8वीं शताब्दी के जब देखना इंट्रोडक्शन साफ एक शब्दों में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तब मुगल साम्राज्य एकदम कमजोर पड़ गया। जब कमजोर पड़ गया तो न्यू राज्यों की स्थापना, नए नए राज्यों का उत्थान हुआ। इसमें आपका हैदराबाद था, बंगाल था, अवध था, मैसूर था, केरल था, रुहेलखंड था, पंजाब, मराठा। कि इसलिए जब ये मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया, मुगल बादशाह थे ये थे, जब कमजोर पड़ गए तब न्यू राज्यों की स्थापना हुई। और इसमें ये भी देखेंगे कि हैदराबाद को दबाने में अंग्रेजों की क्या भूमिका थी आगे चल के। बंगाल में देखेंगे कैसे लोग प्रताड़ित किए बंगाल के लोगों को, फिर अवध के बारे में अंग्रेजों की देखेंगे। जब अंग्रेजों का आगमन होगा वो भी देखेंगे कि बंगाल में किस प्रकार यूज की, उनकी नीतियां क्या थी, फिर अवध को कैसे विलय किया, मैसूर को किस प्रकार हैदर अली से युद्ध हुआ और पराजित किया टीपू सुल्तान। फिर केरल में उनकी भूमिका देखेंगे, फिर रुहेलखंड में उनकी भूमिका देखेंगे, पंजाब में देखेंगे सिख गुरुओं के क्या क्या उनके साथ हुए, फिर मराठा में देखेंगे, इस प्रकार देखेंगे। तो हम देखते हैं हैदराबाद से, हम देखते हैं हैदराबाद। अभी देखिए ना मुगल साम्राज्य के बाद देखते हैं जो किस प्रकार हैदराबाद में हम देखते हैं हैदराबाद में किस वंश थे? वंश आसफ शाही वंश। कौन सा वंश था? आसफ शाही वंश। हम वंश के बारे में, आप वंश के बारे में लिख लीजिए। हम जितना पढ़ाएं इससे ज़्यादा वनडे एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम, कोई भी रेलवे हो, पुलिस हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, यहाँ तक कि आरओ में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकते, पूछेगा तो पूछेगा क्या? तो ये आसफ शाही वंश के थे और ये संस्थापक देख लेते हैं। ये इनके मतलब हैदराबाद के संस्थापक को थे निजाम उल मुल्क। इन्हें चिंगलीज खान भी कहा जाता है, चिंगलीज खान इनका उपनाम था। इन्हें उर्फ में चिंगलीज खान भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं मुगल सत्ता के अंतर्गत इन्हें 7,000 का जात प्राप्त है। ये मतलब मुगल सत्ता में जब ये बैठते थे, मतलब ये देखते 7,000 का मतलब जात दर्जा प्राप्त था। मतलब वहाँ होता था कि मुगल साम्राज्य में बैठते थे, मान सिंह भी बैठते थे अकबर के समय, या जो भी बैठते थे, मराठा भी जो बैठे थे, यहाँ तक शिवाजी भी, उन्हें भी प्राप्त था, उनके पुत्र को भी प्राप्त था। तो इसमें ये देखते हैं मतलब 7,000 का जात तक की वैल्यू होती थी कि आपको इतना मंत्री दिया जाएगा। उसमें उनका वर्चस्व होता था, कितना आपका इतना वैल्यू है। तो इस प्रकार 7,000 की दर्जा प्राप्त थी मुगल समाज में। जैसे आज हो गया आप पुलिस है या दरोगा है, दरोगा की अलग सैलरी है, पुलिस की एक अलग सैलरी है, तो दर्जा प्राप्त है, इनकी इतनी दर्जा है। अब आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईपीएस और आईएएस के अलग दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार इनके भी मुगल साम्राज्य में दर्जा प्राप्त है। अब देखते हैं कि ये सूबेदार हो गए जो मुगल बादशाह थे, मोहम्मद साहब हैं जो मुगल साहब थे। मुगल साहब लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ कोष्टक बना के लिख लेना आप लोग। मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद साहब थे 1720 से 22 2 ईयर्स, उन्हें सूबेदार बना दिया गया। अब एक चीज़ हम देखते हैं, जब ये सूबेदार, एक तो देखिए उच्च कोटि थे, इनके विचार भी थे, अच्छे थे, इन्हें मौका मिल गया। अब कोई तेज तर्राक होता है ना, उससे जब 1-2 साल का मौका मिल जाता है, इन्हें 2 साल का मौका मिल गया। तो ये मौका मिल गया तो अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूप से 2 साल में अच्छा खासा अपनी वैल्यू बढ़ाए। और उसके बाद 1724 में लिख लीजिए, 1724 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिए। हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिए। 2 साल में इनके पास टाइम मिला, ये 2 साल में अपना इकोनॉमिक और सामाजिक आर्थिक तीनों सुधार के अच्छा खासा 2 साल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इसलिए नहीं कर दी, 2 साल जो टाइम मिला था, मुगल बादशाह भी उनके उत्तराधिकारी थे, मुगल बादशाह के आपस में युद्ध कर रहे थे, वो आपस में बिजी थे, व्यस्त थे। तो इन्हें मिल गया निजाम साहब को मौका मिल गया, तो अपना दुरुस्त कर लिए, सुव्यवस्थित कर लिए, तब ये अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिए। हम देखते हैं अभी आगे, देखिए स्वतंत्र राज्य की 1724 में 1724 स्वतंत्र राज्य की निजाम ने स्थापना की, स्वतंत्र राज्य की। अब देखते हैं हिंदुओं पर। आप जानते हैं भारत कोई भी शासक हो, कितना भी बड़ा शासक हो, लेकिन हिंदुओं के प्रति अगर उदार नहीं होगा तो भारत में शासक या साम्राज्य नहीं बन सकता। ज्यादा दिन तो नहीं बन सकता, कुछ दिन तक तो बन सकता है। तो निजाम साहब थे, हिंदुओं के प्रति उनकी उदार नीति थी, उन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार, सहनशील,
नीति अपनाई, क्योंकि उन्हें उन्हें ये लगता था निज़ाम साहब को कि अगर हमें शासन करना है, तो हिंदुओं के लिए करना है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू है, इसलिए उनकी नीतियाँ उदार थी। इसीलिए उन्होंने पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया। पूरन चंद एक थे हैदराबाद के ही, उनके बहुत मतलब सहयोगी थे निज़ाम साहब के। पूरन चंद अपना उन्होंने दीवान नियुक्त किया। दीवान इसलिए नहीं नियुक्त किया, दीवान नियुक्त किया तो मतलब लोगों के पास ये संदेश गया कि निज़ाम साहब तो ये नहीं कि सिर्फ़ मुसलमानों के शासक थे, ये हिंदू के भी शासक हैं, सिर्फ़ मुसलमानों के ही शासक नहीं हैं। अब देखते हैं जागीरदार प्रथा को ना, उन्हें जब ये देखे कि मुगल बादशाह थे, आपस में लड़ रहे थे, उनके जो होने वाले शासक थे अपने उत्तराधिकारी के लेके, तो हर जगह भ्रष्टाचार हो रही थी। निज़ाम साहब ने देखा कि भ्रष्टाचार, तो इसलिए उन्होंने जागीर प्रथा को अपनाया। जागीर की प्रथा को अपनाने से किसानों के लिए जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, अन्याय को रोका, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, भ्रष्टाचार को भी रोका। क्वेश्चन में लिख लीजिए भ्रष्टाचार। उन्होंने भ्रष्टाचार पे काबू पाने की कोशिश की। कोष्ठक में लिख लीजिए यहाँ पे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। और उसके बाद आगे देखिए 14 अक्टूबर 1724 को उन्हें युद्ध हुआ, क्योंकि जब ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली 1724 में, तो ये तो फिक्स था कि मुगल बादशाह दोबारा आएँगे ही और उनसे युद्ध तो करेंगे ही। तो मतलब जब एक बार अपना शासन बना लिए, अपना स्वतंत्र हो गए, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी हो गई, युद्ध नीतियाँ भी अच्छी हो गई, हथियार भी हो गए। तो जब यहाँ के जो शासक मुगल बादशाह थे, तो उन्हें जब पता चला कि हैदराबाद के निज़ाम ने तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, तब उन्होंने 17 अक्टूबर 1724 को फिर युद्ध हुआ, जो कि मुगल बादशाह ने उसके सूबेदार को अपने सूबेदार को मुगल बादशाह जो थे, सूबेदार को भेजा था, इनका नाम था मुमारिज़ खान। मुमारिज़ का शंकुरखेड़ा में युद्ध हुआ। शंकुरखेड़ा या शंकरखेड़ा भी कह सकते हैं। तो शंकुरखेड़ा या अथवा में या उर्फ में शंकरखेड़ा भी कह सकते हैं। तो वहाँ युद्ध हुआ और उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद कुछ ज़्यादा बचा नहीं, निज़ाम की हो जाती है मृत्यु 1724 में। उसके बाद देखते हैं, मतलब अब कुछ इनकी विशेषता तो थी नहीं निज़ाम की। फिर उसके बाद 1748 में उनका देहांत हो जाता है। फिर उनका देहांत हो जाएगा, जो उनके पुत्र थे, अदर शासक थे, उसके बाद हम